वो करोड़ों सैनिकों के खून से संचित वो पावन और पुनीत वर्दी होती है। तिरंगे की आन बान और शान वो वर्दी होती है। इस देश का अभिमान और विश्वास वो वर्दी होती है। जिस वर्दी को पहन करके वो सैनिक पल भर के अंदर अपने आप को इस राष्ट्र के लिए कुर्बान करता है, ऐसी वो महान वर्दी होती है। उस वर्दी को पहन करके पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया। आज एहसास होता है कि मैं गया ही नहीं था, मुझे तो मेरे परमात्मा ने उस धरती पर भेजा था, क्योंकि उस धरती पर कुछ दिन के बाद एक बड़ा युद्ध होने वाला था। तो बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे युद्धों का हिस्सा बनना बहुत जरूरी होता है। आपका भी बड़ा युद्ध होने वाला है ना 2025 और 26 में। बड़ा युद्ध होगा कि नहीं? और अभी आपके छोटे युद्ध चल रहे हैं। आपके हर महीने जो प्रोग्रेस टेस्ट होते हैं वो छोटे युद्ध हैं। अगर इन छोटे युद्धों को आप छोड़ेंगे तो बड़े युद्ध के लिए सशक्त और समृद्ध नहीं बन पाओगे। उस हर युद्ध का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है, ताकि आप 2025 या 26 के अंदर जब नीट की या IIT की परीक्षा दें तो आपके अंदर इतनी सामर्थ्य हो, इतने ताकतवर हो कि जब आप उस युद्ध के अंदर उतरे तो आपके हाथ कप कपाए, बल्कि आप सामर्थ्य से अपने उस युद्ध के दौरान अपने उस कलम रूपी तलवार को 19 साल का ये लड़का जिसकी 2.5 साल की सर्विस, जिसको ये पता नहीं कि इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहां जाना है। रोते रोते शायद मैं अपने आप से कनेक्ट हुआ। हम क्या है? हम ये बॉडी या शरीर नहीं है, हम एक सोल है, एक आत्मा है। ये शरीर तो कुछ दिन के लिए धरती पर काम करने के लिए दिया। जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो अपने परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। शायद मैं रोता हुआ अपने आप से कनेक्ट हुआ तो अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ, और जैसे परमात्मा से कनेक्ट हुआ तुरंत आवाज आई, योगेश बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला। 500 मीटर उस पहाड़ी पर रोल करते हुए नीचे आया। फिर अपने कमांडिंग ऑफिसर, अपने टीम कमांडर को तमाम ऊपर की इंफॉर्मेशन दिया, और फिर उसके बाद डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहां पर हूं। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूं। और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी फौज ने उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला किया और बिना किसी कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का युद्धन था, सिस्फायर हुआ, और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, ये जीवन का आपका वो स्वर्णिम पल है कि आज ये वर्ष है जो 2024 कारगिल युद्ध की स्वर्णिम जीत का सिल्वर जुबली वर्ष है, जो आप साक्षात ऐसे योद्धाओं को आप अपने सामने देख रहे, उन वीरांगनाओं को देख रहे, वीर माताओं को देख रहे, उन वीर बेटियों को और बेटाओं को देख रहे जिन्होंने 25 साल के जीवन का संघर्ष जिया और आज हमारे बीच हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हम इनको सम्मानित नहीं कर सकते, इन्होंने राष्ट्र को सम्मानित किया, हम तो इनको वंदन कर सकते हैं, इनका अभिनंदन कर सकते हैं। और हम इन्हीं परिवारों का, उन वीरांगनाओं का, वीर माताओं का अभिनंदन करने के लिए, उनका वंदन करने के लिए मैं RM सर, GOC सर, आप सबको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और इनका हम अभिनंदन करें, इनका वंदन करें। भारतीय सेना ने एलन के फाउंडर डायरेक्टर RM सर, राजेश महेश्वरी सर, जिन्होंने और जिनकी प्रेरणाओं से एक ऐसे बेमिसाल इस मिशन का जो है शुरुआत हुई कि हम अपने देश की युवा शक्ति के सामने ऐसे उन परिवारों को लेकर के आए जिन्होंने 25 साल कारगिल का युद्ध समाप्त हुए हो गए, उन्होंने 25 साल में कितना संघर्ष झेला होगा, और आज ये हमारे युवाओं के संघर्ष की प्रतिमूर्तियां हैं। तो मैं एलन परिवार का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, और ये मिशन पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह पर, और मैं आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि एक को आशीर्वाद देने के लिए
बच्चों, जिस तरह ईश्वरी सर आपसे बात कर रहे थे, जिद, बहुत बहुत स्वागत है सर एक मिनट। गाड़ी आज हमारे बीच आशीर्वाद दे सके, वर्दी की खातिर एक जिद जागृत मर्यादा, तो मैं अपने लहू की आखिरी बूंद तक, जीवन की इस आखिरी सांस तक ऊंचा करके रखूंगा। और उस जिद की खातिर किस तरह से हमारे भारतीय सैनिक अपने देश और हम देशवासियों के लिए अपने लहू का हर कतरे को बहाते हुए चले जाते हैं। ये आज वो परिवार जिनके साथ, जिनका पति, जिनका बेटा इस भारत मां के लिए अपने आप को समर्पित हो गया, ये वो माएं हैं, ये वीरांगनाएं, वो वीर माताएं हैं जो आज हमारे बीच हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आई है। बच्चों, ये किसी देवी और देवताओं से कम नहीं है, ये हमारे जीवन का स्वर्णिम पल है कि आज हम इनके दर्शन कर पा रहे हैं और इनके आशीर्वाद को ग्रहण कर पा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और एलन परिवार इसके लिए बहुत ही आभार करता है। आज तक हमने इस देश के अंदर 223 इन फैमिलीज का आशीर्वाद एलन के बच्चों को दिलवाया है और आगे भी ये सिलसिला जारी है पूरे देश के अंदर। और ये जिद की बात करता हूं, जिस तरह से ये जो मेरे साथी थे, इनकी जिद थी, वो जिद मुझे 6th क्लास में लग गई थी। 6th क्लास में वर्दी पहननी है। और वो जिद कैसे लगी? पिता से 65 और 71 के युद्धों की दास्तानों को सुना। 6th क्लास के अंदर ऐसे सैनिक की कहानी को पढ़ा जिसने 1965 में 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया और 9वें पे निशाने लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो गया। शायद आप नाम नहीं जानते हैं। जानते हैं? नहीं जानते। CQMH अब्दुल हमीद। हाँ हाँ। आपके भी जीवन के अभी आदर्श होंगे, कोई ना कोई तो रोल मॉडल चुन लिया होगा। लेकिन मेरे जीवन का रोल मॉडल था ना वो 21 साल का नौजवान जो 1971 में टैंक से टैंक की लड़ाई लड़ता है और पूरे पाकिस्तान के एक स्क्वाड्रन को ध्वस्त करता हुआ वो मां भारती की गोद में सो जाता है। ऐसा योद्धा, उसके ऊपर पूरा देश गर्व करता है। और पाकिस्तानी कमांडर जब हिंदुस्तान की धरती पर आया, उसकी मां के चरणों को छू करके कहता है, मां तूने बेटा नहीं एक शेर को पैदा किया है। जानते हैं आप उसका नाम? शायद नहीं जानते हैं। 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, 21 साल का नौजवान। वो मेरे जीवन का आदर्श। वो जिद पकड़ी, वर्दी पहननी है। और आप सपने देखते हो ना, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, लेकिन इन सपनों को कभी जीना शुरू किया है? फौजी जीता है। फौजी सपनों को आंखों से नहीं देखता, जीता है। और जब जीने की बात करता हूं तो वो सोल से, आत्मा से जिया जाता है। और जिसके सपनों के साथ वो ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु साथ हो गया, तो उसके सपनों को साकार होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन सपनों को जीता हुआ, बड़ा हुआ। शायद आप 12th क्लास में हैं, कुछ 12th में होंगे, 11th में होंगे, मैं भी 12th में था। 16 साल 5 महीने की अवस्था और फौज में भर्ती होकर के चला गया। फौज की ट्रेनिंग तो आग की तप्त भट्टी होती है। आग जलाती नहीं है, आग पिघलाती है। एक सिविलियन के भाव और भावनाओं को पिघला करके एक फौजी के भाव और भावनाओं में परिवर्तित करती है, ताकि वो जब फौजी बनता है तो फौजी तो राष्ट्र का विश्वास और भरोसा होता है। जब वो वर्दी बदन पर से मर चुका था कि कमांडर ने बोला, इनको चेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बचा है। पाकिस्तान के जवान जब हमारे जवानों की बॉडियां में गोलियां मार देते तो बॉडियां ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। उसने जब सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा। मैं इस तरह से पड़ा था, उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, फिर पैर में गोली मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है और उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। ये क्यों हो पाया? आज मेरे से बहुत सारे नौजवान
ये सवाल करते हैं कि सर उस समय दर्द नहीं हुआ था। ये जिद का जुनून होता है और ये जिद के जुनून के अंदर हमें होश ही नहीं रहता। उस दर्द का होश नहीं रहता, अपने काम का होश होता है। और उस होश के अंदर हमारा मन कहीं दूसरी जगह चला जाता है। मन से पीड़ा होती है, शरीर से कभी पीड़ा नहीं होती। हम मन से थकते हैं, शरीर से कभी नहीं थकते। वो उस तरह से उनको एहसास हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों के अंदर पत्थर मारने लगे, गालियां देने लगे, कूट के ठोकरें मारने लगे। सब कुछ बड़ा सहता रहा, देखता रहा। फिर बहुत देर के बाद बोला कि इनके हथियार उठा लो और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो। जब हमले वाली बात मेरे कानों तक पड़ी तब मुझे लगा कि आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे सिर्फ इतना जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। वो दोबारा से गोलियां मारते हुए आए, वेपन उठाने लगे। जब वो नजदीक आए तब एक मन और मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास को जागृत किया, अपने आप से कमिटमेंट किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। आज उसी विश्वास की बदौलत आपके सामने भी खड़ा हूं। उसने गोलियां मारी, फिर वेपन उठाने के लिए उसने लास्ट बुलेट यहां पर भी चला। पूरी पैंट फट गई थी चलते चलते। पर्स रखा था यहां, उसमें कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों से टकराई और रिकोचित होगी। गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से मुझे लगा मैं भी मर गया। पाकिस्तान का जवान जब मेरे हथियार उठा करके जा रहा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया, तब मुझे अंदर से चेतना ही में लगा कि मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने ग्रेनेड से हमला किया तो जो पाकिस्तानी जवान हमारे हथियार उठा करके जा रहा था उसके कोट के अंदर, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा और जब तक ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया। उसका यहां से पूरा सर उड़ा उसके धमाके से और वो हमारे ऊपर आकर के गिर गया। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। बस वही एक मौका था, मैंने दोनों हाथों से राइफल उठाने की चेष्टा करी, लेकिन ये हाथ की हड्डी पूरी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला। फिर एक हाथ से ऐसे राइफल को उठाया, से पलटा खाया और वहां से फायरिंग किया। 3-4 पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर, 3-4 जगह से जब फायरिंग किया तब उनको लगा कि यहां पर अकेला नहीं है, नीचे से रिइंफोर्समेंट ऊपर चढ़ आई है। फिर वहां से वो भाग खड़े हुए, 3-4 मीटर तक रेंगता, खिसकता, फायर करता हुआ उनके पीछे गया और 3-4 मीटर जाने के बाद देखता हूं सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए, उनके वेपन के डिप्लॉयमेंट, और वहां पर बहुत देर तक पड़ा रहा। फिर दिमाग के अंदर फिर पागलपन छाया, योगेंद्र तुझे नीचे जाना है, अपने साथियों को बचाना है। फिर वापस धीरे धीरे घिसटता रेंगता अपने उन साथियों तक आया। फिर लगा कि इनमें से देख कोई जिंदा होगा। आकर के देखने लगा तो किसी का सर निकला हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर था। बहुत देर बैठ करके रोता रहा। और जब हम नीति और नियति से कुछ काम करते हैं तो ईश्वर तो हमारे साथ होता है। लेकिन उस 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को रसद पहुंचाना, 15 में से वो 3 जवान हम ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना कुछ खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चलते थे। सुबह 5:30 बजे 25 से 30 किलो वजन उठा करके रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे, फिर 2 घंटे में नीचे आते। उस काम से हमारी पहचान बनी कि तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इनको इस घातक प्लेटून के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला
और उस टीम को टाइगर हिल टॉप के ऊपर सबसे पहले हमला करना था। हाइट ज्यादा थी तो दुश्मन के पास बहुत बड़ा एडवांटेज था, दूर तक देख सकता था तो दूर तक देख सकता था तो दूर तक मार भी सकता था। इसलिए दुश्मन को सरप्राइज करने के लिए, अपनी मूवमेंट को छुपाने के लिए रात का सहारा लिया। रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में बिना किसी मूवमेंट के चुपचाप पड़े रहते थे। उस समय रात का टेम्परेचर -20 डिग्री तक जाता था। जितनी देर अभी आपसे वार्तालाप करते हो गया, अगर बैरिक से बाहर खड़े हो जाएं तो चेहरे की स्किन फट करके खून टपकना शुरू हो जाता था। हिंदुस्तान के ये सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके दुश्मन के भारी गोलाबारी को पार करते हुए उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर आज ही मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद वो कल की ही तो बात है। बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। रस्सियों के सहारे जैसे चढ़ना शुरू किया, हमारी आवाज भी, ऊपर से पत्थर गिरे, पत्थरों की आहट हुई, दोनों तरफ दुश्मन के बंकर थे। ऐसे फायरिंग खोल दिया, रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल और केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो सामने फिर दुश्मन का बंकर। 7 जवानों ने आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया था। वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा था। टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150 और हम केवल 7। लेकिन इतनी बड़ी संख्या को देख करके घबराए नहीं, डरे नहीं, बल्कि साहस के साथ, धैर्य के साथ, निडरता के साथ उनके साथ लड़ते रहे, मुकाबला करते रहे। संघर्ष चलता रहा और संघर्ष करते करते फिर ऐसा परिस्थिति आई कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तो हेड शूट है। मरना निश्चित हो गया था। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को, जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। आज ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां अपने मां के वक्तव्य को सार्थक रखने के लिए सीमा पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, कभी भविष्य में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिले तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देखना, उसके सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे, पीठ पर आपको एक भी निशान नहीं मिलने वाला। और फौज में एक ही शब्द होता है, एडवांस, विड्रॉल नहीं होता है। इतने तो आप भी समझदार होंगे, इतना तो आप भी जानते हैं धरती पर जो पैदा हो उसकी मृत्यु निश्चित है, इतना हम भी जानते हैं। तो मरना है तो कायर और बुज़दिल की तरह नहीं, डरपोक की तरह नहीं, क्योंकि हमारी माओ ने और भारत मां ने हमें बुज़दिल, डरपोक पैदा नहीं किया, हमें तो सिंह ने और शेर पैदा किया है। तो लड़ करके और मार करके मरेंगे, ये सोच करके 5 घंटे तक उनके साथ लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। और फिर वो स्थिति, वो दृश्य भी आए जो आज तक सिर्फ आपने फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया है। मुझे वो पल याद है जब सर से लेकर के पैर तक लहू-लुहान था, नाक से खून की धार बह रही थी। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल करके फाड़ चला जाता है। मेरा साथी बगल में बैठा था, उसको बोला, अनंतराम सबको तो गोली लगी, उसके मुख से आखिरी शब्द क्या? उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती हुई मेरी गोद में आकर के लेट जाता है। एक साथी आगे बढ़ता है, वहीं पर पाकिस्तानी बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके जमीन पर गिर जाती है। चारों तरफ खून की बौछारें थी। बिना सर के वो धड़ 2 कदम तक चला, फिर जमीन पर गिर गया। और साथी आगे बढ़ा, और बम वहां पर गिरता है, उसके दोनों हाथ में पैर कट जाते हैं। इस तरह से एक एक करके मैंने अपने तमाम